आज हम प्रैक्टिस सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैथ सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यदि x अपान एक्स प्लस 1 इजक्वल टू 4/5 है तो x का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आप कर दो क्या, इसको गुणा कर दो इधर से ठीक। तो देखो यहाँ कर दो x, जब 5 से गुणा होगा तो हो जाएगा 5x इजक्वल टू 4x प्लस का 4। यहाँ x बराबर हो जाएगा 4। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन है, करा दो संख्याओं का योग 45 है तथा उनका अनुपात 7:8 है तो संख्याएं होंगी। देखो पहले मान लो कि संख्याएं एक हो जाएगी 7x, एक हो जाएगी 8x। और यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो यानी कि 7x प्लस 8x इजक्वल टू कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ से 7 8 कितना हो गया 15x बराबर 45 और x बराबर 15 29 तो यहाँ 45, तो x बराबर 3 ठीक। x बराबर 3 तो संख्याएं क्या हो जाएगी 7 त्रिक 21 और 8 त्रिक 24। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। एक आ जाएगा 21 और एक आ जाएगा 24। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जो है, देखो त्रिभुज मान लो त्रिभुज दिया है ठीक। त्रिभुज कह रहा है ABC में कह रहा है DE पैरेलल BC, मतलब कह रहा है D और E ये पैरेलल है किसके, BC के। फिर कह रहा है AB और AC से क्रमशः D और E मिलती है। AC कह रहा है कि AB और AC से क्रमशः D और E कह रहा है AB, देखो AB हो जाएगा और AC से क्रमशः D और E पर मिलती हैं, क्या D और E पर मिलती हैं ठीक। कह रहा है AB बराबर 12, A और B मतलब टोटल कितना दिया है 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, ये पूरा दिया है 16 और EC बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर ठीक है। E और C इतना दिया है 4 सेंटीमीटर। कह रहा है AE की मतलब इतने की वैल्यू पूछा है। तो अगर यहाँ पे देखो सब कुछ दिया है ठीक है। अब यहाँ से A और E निकालोगे जगह A और E तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 तो आ जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर ठीक। यही तो पूछा है, AE बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है यदि वर्ग के एक विकर्ण की माप 4√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो पहले यहाँ पे वर्ग बना लो ठीक। इसको मान लो A B C और D और ये क्या हो जाएगा विकर्ण। फिर क्या कर रहे हैं, विकर्ण की लंबाई कितनी दी है 4√2 और विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है A√2 बराबर दिया है 4√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, A बराबर 4। अब वर्ग की भुजा कितना आ गई 4 सेंटीमीटर, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला सेकंड ऑप्शन ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आयत की रचना करने के लिए यदि उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे एक बना लो आयत, कह रहा है ये इसका विकर्ण हो जाएगा, इसको A मान लो, इसको B, इसको C और इसको D।
अब यहाँ पे AC, यहाँ से अगर हम AC स्क्वायर निकालें, अगर ये वाला, ठीक, तो AC यानी कि कर्ड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर और प्लस का BC स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम निकालें AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB दिया है 4, ठीक, ये दिया है कितना, 4 दिया है लंबाई, और 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक, ये देखो 3 सेंटीमीटर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, 16 9 25, यानी AC बराबर रूट का 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो ये बिकड़ की लंबाई होगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा तक रेखाखंड 3 सेंटीमीटर का है, तो उस जीवा की माप क्या होगी। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक सर्किल खींच लें, ठीक, और यहाँ से एक जीवा और फिर ये केंद्र O है, ठीक, यहाँ से अगर हम ये बनाएं, ठीक, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे इसको C मान लो और इसको A, इसको B। अब यहाँ से अगर हम OA, ये वाला OA स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर, मतलब OC स्क्वायर और प्लस का AC स्क्वायर। अब ये कितना दिया है, OA 5 का स्क्वायर अगर हम यहाँ से निकालें तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, 50 25 और कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 25 में से 9 गई 16 और 16 रूट का 16 से बाहर आएगा तो आ जाएगा 4। तो मतलब AC बराबर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और जीवा की लंबाई, ये लंबाई पूछा है तो 2 × 4 यानी कि 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समपंचभुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगी उसकी माप होगी। देखो पंच कोण के द्वारा केंद्र में जो बनाया गया कोण का फार्मूला होता है वो होता है 360 बटे कितना हो जाएगा, पंचभुज है तो 5 से डिवाइड कर दो, तो जब 5 से डिवाइड करो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 यानी कि 72 डिग्री, ठीक। तो 72 यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, तो 2 × पाई × r का मान 7 यानी कि 7 दूनी 14 पाई हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 14 पाई। तो इसीलिए 8वें का क्या हो जाएगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रैकेट में करा 65 दिया है, ठीक, और माइनस का 56 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। तो देखो 65 में से 56 जाएगा तो कितना जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर और बटे 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 9 9 × 9 बटे 3 × 3, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 यानी कि टोटल आ जाएगा 9। तो इसलिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड, ये वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे दिया है रूट 256 × 4 का स्क्वायर बराबर x, तब x का मान होगा। तो अगर हम यहाँ पे x बराबर कितना कर दें, रूट 256 × 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 16 16 हम 256, तो यानी कि 16 बाहर आ जाएगा, गुणे 4 चौक 16,
तो 16 16 में कितना हो जाएगा 256, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कह रहा है यदि √x/16 = 15/18 8 तो x की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 8 यहाँ से कट कर दो 8 दूनी 16, तो √x बराबर 15 दूना 30। ठीक, अब दोनों तरफ अगर वर्ग कर दें तो यहाँ x बराबर 3 3 का 9 900 हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3.1 का क्यूब का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब यहाँ पे गुणा करोगे 3.1 गुणे 3.1 गुणे 3.1, तब यहाँ इसका क्यूब होता है 29,791, और यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 3 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 9 की पावर 3 की पावर, अगला क्वेश्चन है कि 9 की पावर 3 की पावर -2/3, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, अगर ये और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 9 की पावर -2, तो अगर यहाँ पे क्या करोगे 1/9 की पावर -2, क्योंकि ये माइनस में नीचे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9 का स्क्वायर है 9 9 81, तो इसीलिए 1/81 आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ये नहीं थर्ड वाला हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 2 की पावर 2x + 2 = 2 की पावर 3x - 1, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो आधार समान है तो घातें भी बराबर हो जाएंगी, 2x + 2 = हो जाएगा 3x - 1। अभी यहाँ पे हो जाएगा क्या, अगर ये इधर आ जाए तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, और ये इधर चला जाए तो x बराबर 3x में -2x बराबर x बराबर 3 हो जाएगा, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है CI बराबर क्या होता है P होता है 1 + R/100 की पावर n - 1, इतना होता है। इसी को ही आप लिख सकते हो CI = P, ये हो जाएगा 1 + R इंटू, इसको क्या लिख सकते हो, इसको 100 को लिख सकते हो क्या 0.01 की पावर n और माइनस का 1। ठीक, इतना, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये थर्ड वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि बट्टा यानी छूट किसी वस्तु के विक्रय पर दी जाती है, किस पर दी जाती है अंकित मूल्य पर, मतलब किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ग्राहक द्वारा चुनी गई निश्चित अवधि तक प्रति माह अपनी इच्छा अनुसार एक निश्चित राशि जमा करने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है, तो ये हो जाएगा कौन सा खाता खोला जाता है आवर्ती संचयी खाता जमा खाता। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि a - b का होल क्यूब का प्रसार होगा, तो ये हो जाएगा सेकंड a³ - b³ - 3a² और प्लस 3ab²। ठीक, अगला है कह रहा है x² - 7x + 12 के गुणनखंड हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें यहाँ पे क्या है x² - 7x और प्लस 12। ठीक, तो यहाँ पे x² - 4x - 3x हो जाएगा और प्लस का 12, मतलब यहाँ पे ये होता है
कि क्या करें कि यहाँ पे गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो 4 3 12 और जो है 4 3 7। अब यहाँ पे x कॉमन कर लो तो x -4 और यहाँ पे -3 कॉमन कर लो तो x -4। अब ये क्या हो जाएगा x -3 और x -4। ठीक, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है ये x -3 x -4। अगला क्वेश्चन कह रहा है x² + 5x + 6 का एक गुणनखंड जो है x + 2 है तो दूसरा गुणनखंड होगा। तो देखिए यहाँ पे कर लीजिए x² + 5x प्लस का 6। अब यहाँ पे भी गुणा करने पर आ जाए 6 और जोड़ने घटाने पे 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 3 2 5। तो x² यहाँ पे हो जाएगा +3x + 2x और प्लस का 6। यहाँ से x कॉमन कर लो तो x +3 और +2 कॉमन कर लो तो x +3। यहाँ पे हो जाएगा x +2 और x +3। ठीक, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा x +3। x +2 दिया है, x +3 दूसरा हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक आयताकार बॉक्स की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। उस छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। तो देखो अगर हम देखें छड़ी की अधिकतम लंबाई का फार्मूला क्या होता है, √L² + B² + H²। ठीक, और यहाँ पे कितना दिया है, एक दिया है 3, एक दिया है 4, एक दिया है 5। तो यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 + 16 + 5 25। तो 16 9 25 और 25 25 50। 50 को लिख सकते हो जो है 5 25 यानी कि 5 बाहर कर दो, 50 दूना मतलब 2 हो जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला 5√2 सेंटीमीटर। अगला है कह रहा है कि 5 छात्र A B C D और E उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। मान लो यहाँ पे एक पंक्ति उत्तर की तरफ 1 2 3 4 5 लोग। ठीक, कह रहा है C पंक्ति के ठीक बीचों बीच बैठा है कौन, देखो पंक्ति में बैठे हैं, C पंक्ति के ठीक बीचों बीच बैठा है। तो बीचों बीच ये हो जाएगा, तो यानी कि C यहाँ बैठा है। फिर कह रहा है E जो है D C के क्रमशः दाईं और देखो E D और C के क्रमशः दाईं और बाईं और ठीक बगल में बैठा है कौन, E। तो E कहाँ बिठा दोगे, E यहाँ बिठा दो। E जब यहाँ बिठा दोगे तभी तो D और C इसके अगल बगल होने चाहिए। तो D C यहाँ से ऑलरेडी है तो D यहाँ हो जाएगा। फिर कह रहा है कि B अंतिम सिरे पर नहीं बैठा, यानी अंतिम सिरे पर नहीं है तो B यहाँ होगा और सब स्थान पे बैठे हुए हैं। कह रहा है इनमें से एक के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो A यहाँ हो जाएगा। कह रहा है कि A के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो कौन बैठा है जो है, देखो क्या कह रहा है कि A के बाईं ओर, ठीक, A के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ठीक 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो देखो पहले देख लो एक बार, कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कह रहा है E जो है C के बाईं ओर बैठा है, E जो है C के बाईं ओर बैठा है और जो है ये वाला C जो है ये पंक्ति के बीचों बीच, मतलब पंक्ति के ठीक बीचों बीच बैठा है। और इसको कह रहा है जो E है ये D के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक,
अब इसमें देखा जाए तो ई जो है, ई ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। देखो ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3 बैठा है, तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, ठीक, ई बैठा है। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस तरह दी गई आकृति में यदि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के 70% के बराबर है तो x 0 मतलब x डिग्री का माप ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, फार्मूला होता है 360/100 और ये कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, कराए दी गई यदि छायांकित क्षेत्रफल का पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 70 यानी कि 80 90 तो 100 में से 70 घटाओगे तो 30 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 30 हो जाएगा। इसको कट करो, 0 0 0 0 से कट गया और जो को मल्टीप्लाई करोगे 6 3 18 8 और 3 3 9 1 10 यानी कि आ जाएगा 108 डिग्री, यानी कि पहला सही है। फिर अगला है, कह रहा है कि इस चित्र में, ठीक है, कह रहा है उपरोक्त आकृति में बी ओ ठीक, बी ओ और सी ओ क्रमशः जो है डी बी सी मतलब डी बी सी और कोण बी सी ई ये के कोणीय समद्विभाजक हैं, तो x का माप ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर हम इसको x मान लें, इसके 52 है दिया हुआ है, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर अगर निकालें ये वाला, x बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस कोण क्या हो जाएगा BAC हो जाएगा, BAC अपान का 2। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 90 माइनस ये BAC बराबर क्या हो जाएगा, BAC बराबर हो जाएगा 52/2, ठीक। 9 दूनी 18 यानी कि 100, यहाँ देखो 90 है तो अगर यहाँ पे करो 9 दूनी 18 180 माइनस का 52, यहीं से कट कर दो, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और 2 6 12, तो 90 माइनस 26 कितना हो जाएगा 64, ठीक। इसलिए इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा 64। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है। यहाँ कह रहा है ये फिगर दिया है और कह रहा है ये, इसका कार्य जो है समान रहता है, उसी आधार पर तीसरे समीकरण में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग निम्न में से किसके समान किया गया है। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो ये तीसरा वाला दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एक सेकंड, यहाँ पे दिया है कि जहाँ, देखो आप देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ए दिल बी इज इक्वल टू जो है A² इंटू बी और डिवाइड का क्या करें 2, इसको करें पहला वाला, ठीक है, लेके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A दिल बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इतना लिख दिए। फिर यहाँ पे दिया कितना है, ये कह रहा है 4
मतलब 4 दिल 6 और फिर यहाँ पे 2 दिया है। तो अगर यहाँ पे हम लिख दें, ठीक है, कितना लिख दें यहाँ पे 4, इतना हो जाएगा। देखो आपको पता है कि यहाँ पे दिया है 4 दिल 6 और फिर ये स्टार दिया है क्या 2, इतना दिया है। तो अगर हम यहाँ पे जो है 4 दिल 6 और यहाँ पे प्लस का जो है 2 का स्क्वायर कर दें, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 6 और डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2 दूनी 4। अब इसको सॉल्व करोगे जब तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 52, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 52। तीसरा क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहा है यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू दिया है 5, तो कह रहा है कि b cos थीटा माइनस a sin थीटा इक्वल टू 3 है, तो a और b के बीच संबंध। तो देखो यहाँ पे इसको हम लगा लेंगे क्या, देखो लिखा है a cos थीटा, यहाँ लिख लो पहले a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 5, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा क्या दिया है b cos थीटा माइनस a sin थीटा, b cos थीटा माइनस a sin थीटा इज इक्वल टू 3, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो जब इसका इन दोनों का जो है वर्ग करके जोड़ने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और देखो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2ab sin थीटा cos थीटा प्लस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 50 25 और 3 का 9, 25 प्लस 9। अब यहाँ से अगर हम a स्क्वायर कॉमन कर लें, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और फिर यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा और प्लस इसमें से b स्क्वायर कॉमन कर लें, तो b स्क्वायर कॉमन करने पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 25 9 कितना हो जाएगा 34, ठीक। अब यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 34। यही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला है कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, ठीक। तो देखो यहाँ 7 है, यहाँ d है, अगर हम d में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा f हो जाएगा, ठीक। +2 करेंगे तो f हो जाएगा, ये में f में +2 करेंगे तो h हो जाएगा, यहाँ पे h आएगा, ठीक। अब h में +2 करेंगे
तो जे हो जाएगा, और जे में +2 करेंगे तो यहाँ पे यल हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको ले लो 7 को, यहाँ 7 है और 7 में 5 जोड़ोगे तब हो जाएगा 12, और 12 में +10 जोड़ोगे तब 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 22। यहाँ पे +5 जोड़ोगे, 7 5 12। ठीक, प्लस का 5, फिर 5 के बाद 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 22, और 22 में फिर +15 जोड़ोगे तो हो जाएगा 37। ठीक, क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 15, और फिर 37 में +20 जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 57। ठीक, अब देखो ये जो 25 लिखा है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 16 किसका है, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो है यहाँ पे 9 होना चाहिए। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और फिर ये 4 है तो ये 2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हो जाएगा, देखो 22 आया था। 22 कैसे आया था, जब हम 12 में 10 जोड़े थे तब यहाँ पे 22 आया था। ठीक, तो यहाँ पे 22H, और यहाँ पे 22H, और 3 का स्क्वायर 9। तो कौन सा आंसर है, 22H 9 किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। ठीक, 22H 9। अगला कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो दूसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखो अगर हम इसमें बात करें तो 8 को 9 से गुणा कराओ, 8 9 72, और फिर माइनस कर दो कितना, 10 छक 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। ठीक, ऐसे इसमें करो, यहाँ पे 7/56 माइनस 6 9 54, तो 56 माइनस 54 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर चलाता है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक, यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर चलाता है तो वह केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। व्यक्ति को सही समय पर गंतव्य पर पहुंचने के लिए कितने मिनटों में यात्रा पूरी करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल का गुणनफल बटे चाल का अंतर, और फिर गुणे होता है समय का अंतर बटे 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दूरी बराबर दूरी निकालना है। ठीक, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा, चाल का अंतर। ठीक, और फिर क्या होता है, गुणे होता है समय का अंतर मतलब टी का अंतर बटे कितना हो जाएगा 60। इसमें फार्मूला रख दीजिए, चाल का अंतर कितना का है, ये 60 गुणे 45, तो 60 गुणे 45 बटे चाल का अंतर मतलब 60 माइनस 45। देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर चलाता है। फिर कहता है कि यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर चलाता है तो 2 चाल हो गए ना, और फिर गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसका, समय का अंतर। समय कितना कह रहा है, पहले वाले का कह रहा है कि 10 मिनट। ठीक, 10 मिनट की देरी से पहुँचता है, और दूसरे में कह रहा है 5 मिनट की देरी से पहुँचता है। तो 10 माइनस 5 और बटे कितना हो जाएगा, बटे 60। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा
60 गुणे 45 बटे 60 में से देखो यहाँ पे, यहाँ 10 में से 5 गया, कितना बचे 5 बटे 60, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से कट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 60 माइनस 45, तो 60 में से 45 गया, 15 बचा, ठीक। अब इसको कट कीजिए, 5 3 15, 3 से कट करो, 3 दूनी 6, 20 हो गया। और 0 0 कट जाएगा, ठीक। और 0 0 कट गया, यानी कि 2 1 कम 2, 2 3 6 3, 3 1 कम 3, 3 5 15, 15 और कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 ही केवल आ जाएगा आंसर, 15 किलोमीटर। तो इसका 15 हो गया। फिर कह रहा है समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर निकालोगे, यहाँ हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 45, 45 और गुणे कितना हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 60 माइनस 10। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 10 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये पहला आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, जैसे टहलना, चलना, संचलन करना। तो देखो, अगर हम इसमें से ये वाला ऑप्शन लें, ये हो गया चलना, ठीक। और फिर इसको अगर हम कह दें टहलना, और इसको मान लें जो है, एक सेकेंड, ये थर्ड वाले को, ठीक। तो यह जाएगा संचलन करना, ठीक। क्योंकि टहलना, चलना और संचलन करने के बीच के संबंध वेन रेखा आरेख सबसे बेस्ट यही है, ठीक। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। कह रहा है असंगत शब्द का चयन करें। तो इसमें से जो घूरना है, घूरना शब्द नृत्य, दौड़ना और कूदना से असंगत है, तो इसीलिए सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि चेरी और कीवी बहनें हैं जिनके, देखो चेरी, ठीक, और कौन, कीवी बहनें हैं, ठीक, जिनके माता पिता ऑरेंज और मेलन है, ठीक। इनके माता पिता कौन है, ऑरेंज, ये ऑरेंज और मेलन, जिनके माता पिता, ठीक है, माता पिता कौन हो जाएंगे, ऑरेंज एंड मेलन। फिर कह रहा है मेलन ग्रेप का भाई है। मेलन जो है किसका भाई है, ये ग्रेप का भाई है। मेलन ग्रेप का भाई है, ठीक, कौन, ग्रेप का, ये भाई हो गया, ठीक। अब कह रहा है जिसकी शादी मैंगो से हुई है, इसकी शादी किससे हुई है, मैंगो से, ठीक। अब देखो कह रहा है ऑरेंज चेरी से क्या संबंध रखता है, ऑरेंज जो है चेरी से, ऑरेंज चेरी से, तो ऑरेंज जो है क्या हो जाएगा, चेरी की माता हो जाएंगी कौन, ऑरेंज हो जाएंगी, ठीक। तो इसीलिए इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अगला है करेंगे निश्चित कोड भाषा में इसको इतने के रूप में करा, ये पूरा एक सेंटेंस है, ठीक, एक मतलब शब्द है, ठीक है, वर्ड है। तो और इसको कह रहा है इसको इसके रूप में लिखा जाता था, उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखेंगे, ठीक। तो देखो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, अगर यहाँ से ORTHO इतने को ले लिया जाए, ठीक है, और इसको देखो ORTHO और यहाँ से, ठीक है, इस यहाँ से देखो ये वाले को इतना ले लिया जाए, ठीक,
OHTRO इतना, यहाँ से इतना लिया गया है और यहाँ से इतना ले लो, ठीक है। लिख लो यहाँ पे OHTRO। तो देखो कैसे लिखा है, यहाँ चला गया ये यहाँ चला गया, EH इधर चला गया, R इधर, T ऐसे सेम। ऐसे अब यहाँ से PED ले लो, ठीक, ये इतना PED ले लो, PED। और इसमें से ले लो कितना, DEP। क्या ले लो, यहाँ पे DEP। देखिए यहाँ पे OHTRO ये इतना पूरा लिया गया था इसमें, ठीक। तो DEP हो जाएगा। तो DEP देखो कैसे लिखा है, D इधर हो गया, P इधर हो गया, E इधर हो गया। फिर देखो अब इसमें से लिख लो इतना पूरा ICIAN। तो ICIAN, ठीक। और इसमें से इतना बचा है, इसको ले लो NAICI। तो देखो यहाँ कैसे हो जाएगा, I का देखो यहाँ से जो है DEP, देखो PED। देखो यहाँ से अगर हम यहाँ पे थर्ड वाला क्या लिए हैं, ICIAN, यहाँ से C हटा दो, ठीक है, C हटा दो, यहाँ से C हटा दो। तो यहाँ से क्या लोगे, I, ठीक। देखो पहले I है, यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, ICIAN था, ठीक, ICIAN इस तरह था। अब इसका कौन सा लिखा है, NAICI, आप सही है, ठीक है। तो देखो I का I हो जाएगा, N का N हो जाएगा, फिर देखो A ऐसे हो जाएगा और C का C हो जाएगा, और जो है यहाँ पे A का ये हो जाएगा A, ठीक है। फिर से देख लो एक सेकंड, देखो यहाँ पे इसको लिखोगे ICIAN, तो यहाँ पे हो जाएगा ICIAN। फिर इसमें का लिखोगे NAICI, तो NAICI है, ठीक, NAICI, ठीक। तो इसमें से मिलाओ, देखो I का I से हो जाएगा, N का N से हो जाएगा, A का A से हो जाएगा, C का C और I से I। अब इसी तरह जब हम इसको बनाएंगे, इसको भी 3 पार्ट में कर लो, ठीक। तो देखो यहाँ पे मिटा दो इनको। देखो इसका बनाओगे, पहले U तक लोगे, ठीक, इतना। फिर इसके बाद में TER लोगे, फिर क्या EMENTS को लोगे, क्योंकि ये भी 3 पार्ट में टूटा था। तो देखो यहाँ पे U का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा U, ठीक, और इसका A का हो जाएगा इधर A। अब देखो यहाँ पे O का इधर हो जाएगा O, और इधर C का हो जाएगा C, ठीक, C हो जाएगा। और फिर इसका क्या हो जाएगा C, यानी कि UOCCA हो जाएगा। अब TR का निकालो, इसका हो जाएगा इधर T, इधर हो जाएगा R, और इसका हो जाएगा E। ऐसे MENT, इसको निकालो, M का इधर हो जाएगा लास्ट में M, इधर हो जाएगा S, ठीक। और फिर इधर E का हो जाएगा इधर E, इधर T का हो जाएगा T, और इधर इसका N का N हो जाएगा। तो ये कौन सा आ रहा है ऑप्शन में, देखो फर्स्ट ही में मिल गया, ठीक है, UOCCA और RETSTNEM, ठीक। तो इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सही। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि HJP को इसके KMS से वही संबंध है जो CDA का किससे संबंध है। तो देखो जो EH है, EH में अगर हम +3 कर दें तो यहाँ पे K हो जाएगा, और J में +3 करेंगे तो M हो जाएगा, S में और P में जो है +3 करेंगे तो S हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही जो हम C में +3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा F, और D में +3 करेंगे तो G,
और ए में +3 करेंगे तो डी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला। ठीक, अगला है चिकित्सक का अस्पताल से वही संबंध है जो पुजारी का किससे हो जाएगा? देखो, जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध अस्पताल से है वही संबंध पुजारी का मंदिर से है। ठीक, तो यहाँ पे मंदिर, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कौन सा? थर्ड वाला, मंदिर। अगला कह रहा है कि कह यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू 0, तो कह रहा है ब्रैकेट में 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू, नहीं देखो 90 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है तो साइन क्यूब थीटा प्लस कास क्यूब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो ये इतना बराबर दिया है, क्या 0 दिया है। ठीक, अब इसी को अगर यहाँ पे लिख लो, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लिख सकते हो साइन थीटा, इसको उधर ले जाओगे हो जाएगा कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, आपको पता है कि यहाँ पे दिया है क्या, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 45। ठीक, तो अगर हम साइन यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे क्या दिया है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक, इसको यहाँ पे अगर हम थीटा बराबर 45 रख दें तो साइन, ठीक, साइन क्यूब थीटा की जगह पे 45 और प्लस कॉस क्यूब थीटा मतलब क्यूब 45। ठीक, अब साइन 45 का मान होता है 1/√3 का हो जाएगा क्यूब प्लस 1/√2 की पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 1/, कितना हो जाएगा, यहाँ पे √2 है। ठीक है, 1/, क्या हो जाएगा, देखो 2 को स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा और फिर √2 हो जाएगा, तो 2√2 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 2√2, तो बराबर 1 हो जाएगा 2/2√2। ठीक है, 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1/√2। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा 1/2√2। फिर अगला कह रहा है कि रेखा ABC बिंदु B पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि BP बराबर BQ और QBC इक्वल टू 72 डिग्री है तो PBQ का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे ये इतना दिया हुआ है, देखो B पर ये स्पर्श रेखा होगा BP बराबर BQ, मतलब ये जो B है और BP बराबर क्या है, PQ दिया है। ठीक, और फिर कह रहा है QBC बराबर 72, QBC बराबर ये कितना दिया है 72, और फिर कह रहा है तो PBQ, देखो PBQ, देखो QBC का मान दिया है, तो कह रहा PBQ, ठीक, देखो ये QBC इसका मान दिया है 72। ठीक, और कह किसका रहा है, देखो QBC का मान दिया है इतना, पूरा इतना का दिया है। ठीक, कितना दिया है 72, और कह रहा है कि BQ मतलब PBQ इसका मान पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो BP बराबर BQ तो पता है, BP बराबर BQ। ठीक, और यहाँ पे QBC का मान 72 है, तो यहाँ से अगर हम QBO निकालें, QB, और यहाँ पे अगर हम मान लें इसको, इसका केंद्र, ठीक है,
इतना। अगर हम क्यू बी और ओ ये वाला निकालें अगर इतना, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 72 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 18। ठीक, ये 18 आ जाएगा। और अगर पी बी ओ यानी कि पी बी, देखो पी बी ओ इसकी बात कर रहा है, ठीक, तथा क्यू बी ओ में देखें तो पी बी बराबर क्यू बी है, इसीलिए ओ बी बराबर ओ बी हो जाएगा। ठीक है, ओ बी बराबर ओ बी हो जाएगा। अब ओ बी बराबर ओ पी बराबर ओ क्यू हो जाएगा, ओ पी बराबर ओ क्यू हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगर हम यहाँ से करें त्रिभुज पी बी ओ, फिर क्यू त्रिभुज क्या हो जाएगा क्यू बी ओ, पी बी ओ, पी देखो पी बी ओ। ठीक, फिर क्या किए हैं त्रिभुज क्यू बी ओ, यानी कि यहाँ पे देखो क्यू बी ओ। ठीक, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिभुज पी बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, देखो पी बी ओ बराबर हो जाएगा कोण, देखो कोण पी बी ओ बराबर क्या हो जाएगा कोण क्यू बी ओ, कौन सा हो जाएगा क्यू बी ओ बराबर कितना आया है 18। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण पी बी क्यू बराबर कोण पी बी ओ, पी बी ओ है ना, देखो कोण पी बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा कोण पी बी ओ। ठीक, देखो पी बी ओ और प्लस क्या हो जाएगा कोण क्यू बी ओ, देखो क्यू बी ओ इतना हो जाएगा। तो ये कितना दिया है 18 प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 36। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि मैक्स अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। कितना चलता है पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर। पश्चिम हो जाएगा इधर साइड। ठीक, ये चलता है 15 किलोमीटर, क्योंकि ये होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। ठीक है, अब कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़कर किधर चलता है 15 किलोमीटर चलता है। ठीक, फिर वहाँ से फिर बाईं ओर मुड़कर जो है 15 किलोमीटर चलता है और स्कूल पहुँचता है। ठीक, यानी कि ऐसे चला, फिर ये मुड़ा 15 किलोमीटर, फिर वो चलता है 15 किलोमीटर और यहाँ पे स्कूल वो पहुँच जाता है। और ये मान लो उसका घर है और ये स्कूल। ठीक, स्कूल पहुँचता है, मैक्स का स्कूल है, उसके घर और स्कूल के बीच, घर और स्कूल के बीच न्यूनतम दूरी, घर और स्कूल, तो ये 15 ही तो हो जाएगा, क्योंकि ये भी 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। ठीक, ये कौन सा सही हो जाएगा पहला वाला। अगला कह रहा है कि ए बी और सी कह रहा है त्रिभुज एबीसी के आंतरिक कोण है, तो निम्न का सरलीकरण कीजिए। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कास स्क्वायर बी प्लस सी है, इसको आप लिख लो 90, यहाँ पे देखो ये इतना लिखा है। ठीक है, इसको लिख लो कॉस स्क्वायर, इसको क्या लिख लो 90 माइनस ए बाई 2। ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2। यहाँ पे देखो कास स्क्वायर 90 माइनस ए बाई 2 प्लस कास स्क्वायर ए बाई 2, इतना हो गया। फिर इसको क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, इसको लिख दो सी बाई 2 माइनस इसको कॉट स्क्वायर, इसको 90 माइनस
c/2। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, साइन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर a/2 प्लस देखो cos स्क्वायर a/2 अपन सेक स्क्वायर c/2 और माइनस ये cot 90 का क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, यानी कि tan स्क्वायर c/2। अब इसका मान 1 होता है तो 1 रख दो, इसका भी मान 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, 1/1 बराबर ये 1 1 कट जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगला कह रहा है कि गुणे का अर्थ भाग, गुणे बराबर कह रहा है भाग, और कह रहा है भाग बराबर प्लस, और क्या क्या है माइनस बराबर कह रहा है कि गुणा, और प्लस का क्या कह रहा है माइनस। ठीक, तो यहाँ पे अगर 292 दिया है, 392 डिवाइड बाई इतना, तो 300 यहाँ लिखिए 392, और ये भाग का क्या दिया है प्लस, तो प्लस करिए, फिर 28, गुणे का क्या दिया है भाग, तो भाग कर दीजिए भाग 7, और ये माइनस का गुणे हो जाएगा 4 और प्लस का माइनस 10। इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 398। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, सॉल्व कर लीजिएगा ये। अब देखिए यहाँ से शुरू हो जाएगा सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो ये हो जाएगा जो है पहला ऑप्शन कांवर झील। देखो बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर यानी कि ओक्सबो झील है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो भूगर्भीय अतीत में गंगा की एक सहायक गंडक नदी के बहने के कारण बनी है। मूल रूप से 6786 हेक्टेयर में फैली यह झील प्रवासी पक्षियों और कई दुर्लभ जलीय प्रजातियों के लिए पसंदीदा जगह रही है। कांवर झील को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था। झील, जिसे कबरताल झील के नाम से जाना जाता है, जो जुलाई 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जमुई। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद है। भारत के पास कुल प्राथमिक स्वर्ण अयस्क भंडार 501.83 टन है, जिसमें से 654.74 टन सोना है। इसमें से 44% सोना सिर्फ बिहार से मिलता है। अगला क्वेश्चन है 43, कह रहा है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है भागलपुर। भागलपुर रेशम शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ यह अपने रेशम उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। भागलपुरी रेशम एंथेरिया पाफिया रेशम कीट के कोकून से बनाया जाता है। यह प्रजाति, जिसे वान्य रेशम कीट भी कहा जाता है, भारत की मूल निवासी है। ये रेशम कीट वनों में अर्जुन यानी कि जो है टर्मिनालिया प्रजाति के पेड़ों में रहते हैं। अगला है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया, तो ये किया गया था 1858 ईस्वी में। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों में साम्राज्ञी के अधीन 1858 में हो गया। इसकी आधिकारिक घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग ने की थी। अगला है, कह रहा है कि गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को जो है हल्दिया से जोड़ता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट या गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक जाती है और ये 1620 किलोमीटर की लंबाई को कवर करती है। अगला है अशोक के अधिकांश शिलालेख ठीक जो है प्राकृत भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए जो शिलालेख
अरामिक और यूनानी भाषा में थे। देखो, अशोक पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता था। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। फिर है कि बिहार राज्य अवस्थित है कौन से देशांतर में, तो यह लगभग 48 डिग्री पूर्व से जो है 88 डिग्री पूर्व। ठीक, देखो बिहार राज्य जो है हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड जो है उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक, तथा जो है 83 डिग्री 15 मिनट 50 सेकंड से लेकर पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। फिर है सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है। सामान्यतः जो है ये 7.5 तीव्रता वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होने वाली विशाल लहरें हैं। आमतौर पर विनाशकारी सुनामी उत्पन्न करने के लिए 7.5 से अधिक की रिएक्टर तीव्रता वाला भूकंप आता है। विश्व की 80% से अधिक सुनामी जो है वो प्रशांत क्षेत्र में आता है। इसके मतलब प्रशांत का जो क्षेत्र है इसके रिंग ऑफ फायर जो है सबडक्शन जोन में आती है। फिर अगला क्वेश्चन है, करार मदर टेरेसा के द्वारा जो है स्थापित धर्म संघ कहलाता है, तो ये कहलाता है जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। भारत के कोलकाता में 1950 में मदर टेरेसा ने गरीबों अनाथों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। निर्मल हृदय संस्थान भी इन्हीं से संबंधित है। 2016 में इन्हें संत की उपाधि प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध और अन्न की कमी से निपटने हेतु पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर, तो देखो यहाँ पे फिर से देख लो कि 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध और अन्न की कमी से निपटने हेतु पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने किसानों एवं सैनिकों के योगदान तथा मनोबल बढ़ाने हेतु यह नारा दिया था। पुनः जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में विज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे और विस्तार करते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा जंतर मंतर का निर्माण किया था, किसने किया था, तो ये किया था महाराजा जय सिंह ने। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले जय सिंह ने जयपुर, बनारस, दिल्ली के अलावा उज्जैन एवं मथुरा में भी खगोल वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किया था। फिर अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है, किसके अलावा छोड़ को, तो ये हो जाएगा जो है इसका क्या हो जाएगा समुद्रगुप्त। जो है चाणक्य एक प्राचीन भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार थे। उन्हें पारंपरिक रूप से कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में जाना जाता है। वह प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक थे। चाणक्य ने सत्ता प्राप्त कराने में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त की सहायता की थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था, तो इसमें से था कौन सा, इसमें था देखो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन द्वारा नियंत्रण में लाए गए 5 राज्य कौन थे, यही थे, ठीक है, कौन, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। उनके जो है उसके साम्राज्य में थानेश्वर या पूर्वी पंजाब और कन्नौज, बंगाल के दोआब, आई क्षेत्रिया, रोहिलखंड, श्रावस्ती के क्षेत्र में, या अवध और प्रयाग या इलाहाबाद के क्षेत्र, और साथ ही उड़ीसा और मगध के कुछ हिस्से शामिल थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जो है ये दूसरा, राजा मान सिंह वो अकबर के वित्त मंत्री थे, ये गलत है, मतलब ये मेल नहीं खाता, ठीक है। राजा जो टोडरमल थे वो अकबर के वित्त मंत्री थे। देखो इसमें कह रहा है सही ढंग से मेल नहीं खाता, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा,
एक सेकेंड। तो इसमें से देखो, जो राजा टोडरमल थे, ठीक है, वो अकबर के वित्त मंत्री थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की राजस्व प्रणाली को दुरुस्त किया था। उन्होंने मानक वजन और माप, राजस्व जिलों और अधिकारियों की शुरुआत की। राजा मानसिंह एक मनसबदार और अकबर का विश्वसनीय सेनापति था। अगला है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहाँ टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। तो देखो, ये हो जाएगा कौन सा, थर्ड, भूकंप। देखो, भूकंप एक दूसरे के सापेक्ष प्लेटों की गति के कारण होते हैं। जैसे ही प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, घर्षण होता है और फिसलन होने से पहले बड़ी कंपन पैदा हो सकती है, ठीक है। आखिरकार जो भूकंप आ सकते हैं, वो सम्मिलित क्षेत्र भी भूकंप के स्थल हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। तो इसमें से कौन हो जाएगा, माउंट नाग तिब्बा। हिमालय में दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं, जिनमें से पश्चिम से पूर्व की ओर है नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, माउंट मकालू, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा शामिल है। नाग टिब्बा जो है, ये उत्तराखंड में हिमालय के पर्वत चोटियों में से एक है। फिर अगला है कि कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। तो इसमें से अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी जो है, लाल सागर के उत्तरी सिरे पर सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व में और अरब मुख्य भूमि के पश्चिम में एक बड़ी खाड़ी है। इसकी तट रेखा को 4 देशों में बांटा गया है, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब। ये खाड़ी सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व और अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है घनत्व जो है सर्वाधिक था। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, जो है बिहार, ठीक है। देखो, जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 1106 जनसंख्या वाला बिहार सबसे जो है घनी आबादी वाला राज्य है। इसके बाद पश्चिम बंगाल 1028 और केरल जो है 860। अगला क्वेश्चन, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है। तो इसमें हो जाएगा ये बांग्लादेश, क्रिकेट ये मेल खाता नहीं है। अफगानिस्तान बुजकाशी, भूटान तीरंदाजी। तो यानी कि कबड्डी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। देखो, मेल खाता है, ठीक, राष्ट्रीय खेल मेल खाता है। तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड, बांग्लादेश क्रिकेट हो, ठीक है। देखो, कबड्डी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। हालांकि क्रिकेट और फुटबॉल को बांग्लादेश में सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी के तुरंत बाद कबड्डी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि बारिश की छायाएँ तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं। जहाँ हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता। तो ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र जो है अगर हम बात करें तो QEE के हवाई द्वीप में वृष्टि छाया प्रभाव का एक चरम उदाहरण है। द्वीप की हवा प्रवाह की ओर से पृथ्वी पर किसी भी अन्य जगह की तुलना में अधिक बारिश होती है। कैलिफोर्निया में डेथ वैली भी वृष्टि छाया प्रभाव का एक परिणाम है। हिमालय पर्वत इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो वृष्टि छाया प्रभाव पैदा करते हैं। अधिकांश पश्चिमी चीन में ऊंचे पहाड़ों के कारण वृष्टि छाया प्रभाव होता है, जो बारिश के बादलों को इस क्षेत्र में पहुंचने से रोकते हैं। फिर अगला है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी। तो ये कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है।
1989 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखो 61वें संविधान संशोधन 1989 ने लोकसभा चुनावों और राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान की उम्र को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया है। यह संविधान के अनुच्छेद 326 के संशोधन द्वारा किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कलकत्ता, अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा पीसी महालनोबिस। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने कोलकाता में 17 दिसंबर 1931 ईस्वी को किया था। यह प्रेसिडेंसी कॉलेज में महालनोबिस द्वारा स्थापित सांख्यिकी प्रयोगशाला था। यह आंकड़ों पर केंद्रित सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। फिर है प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। तो ये क्या कौन सा हो जाएगा? इसका जो है ये हो जाएगा अंतर्निहित बेरोजगारी। ठीक, अगर हम बात करें तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या उसको बेरोजगारी कहते हैं। उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। फिर से देखिए, जैसे यदि इन लोगों को उस काम से हटा भी लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे यदि किसी फैक्ट्री में 100 जूतों का निर्माण 10 लोग कर रहे हैं और यदि इसमें से 3 लोग बाहर निकाल दिए जाएं तो 200 जूतों का निर्माण हो जाए, तो इन हटाए गए 3 लोगों को प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार कहा जाएगा। भारत की कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, ये जो हो जाएगा ये नहीं है। गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, ये सब ठीक है। फिर देखो, अगर महात्मा गांधी जी मशीनरी और नवीनतम तकनीकी के अधिकतम उपयोग के खिलाफ थे, वो असमानता पैदा कर सकने वाले मशीनीकरण के मानवीय पहलुओं के खिलाफ थे। उनका मानना था कि आधुनिक तकनीक मानव हताशा, हिंसा और युद्ध के लिए जिम्मेदार है। यह सामग्री के अत्यधिक उत्पादन के लिए जिम्मेदार था। जो है मशीनों के उपयोग ने धनाढ्य लोगों का एक वर्ग बनाया और धन का असमान वितरण किया। फिर अगला क्वेश्चन है, माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की जो है ज्वालामुखी चोटी है। माउंट फूजी होन्शु द्वीप पर स्थित है जो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह एशिया में एक द्वीप पर स्थित दूसरा सबसे जो है ऊंचा ज्वालामुखी है। माउंट फूजी एक सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है जो अंतिम बार 1707 से 1708 के बीच फटा था। फिर है कि कह रहा है कि स्पेस कह रहा है भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकरण है जिसे संघ तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ये हो जाएगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। CAG भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश की विधानसभा के समेकित कोष से सभी व्यय से संबंधित खातों का ऑडिट करता है। ये भारत की आकस्मिकता निधि और भारत के लोक लेखा के साथ साथ प्रत्येक राज्य के आकस्मिक निधि और लोक लेखा के सभी व्ययों का लेखा परीक्षा करता है। ये एक संवैधानिक संस्था है। फिर किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बैडमिंटन के लिए। बैडमिंटन में जो है थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है, जबकि फुटबॉल जो है वो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी आदि। गोल्फ के लिए वाकर कप और जो है राइडर कप। टेनिस के लिए डेविस कप और विंबलडन। थॉमस कप जो होता है वो पुरुष बैडमिंटन 2016 का विजेता जो डेनमार्क। उबेर कप महिला बैडमिंटन 2016 की विजेता चीन। फिर कह रहा है भारत दुनिया में जो है दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक है। भारत फलों का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2013 में जो है 154.364 मिलियन टन के साथ फलों के उत्पादन की सूची में चीन सबसे ऊपर है।
इसके बाद भारत जो है 82.63 मतलब 82.631 MT और ब्राज़ील जो है 37.774 MT, US जो है 26.98 MT और स्पेन जो है 17.699 MT, मैक्सिको 17.553 MT, इटली जो है 16.37 MT और इंडोनेशिया जो है 16.003 MT का स्थान है। फिर अगला क्वेश्चन है पूर्व प्रस्तर युगीन अवशेष बिहार के किस भाग में मिले हैं? तो ये मिले हैं दक्षिण बिहार। बिहार के पश्चिमी हिस्से में पूर्व प्रस्तर युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो ये हो जाएगा भारत के कृषि निगम। भारत में केंद्र सरकार के कई संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, जैसे कि कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय जूट निगम आदि। रबर, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, मसालों और सब्जियों के लिए विशेष विपणन निकाय है। अगला क्वेश्चन है कि असंगत मैच की जो है पहचान करें। तो इसमें से ये वाला हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन, ब्लेज पास्कल। प्रिंटिंग मशीन जोहान्स गुटेनबर्ग, बैक्टीरिया एंटोनी वान जो है ली वेहेंग और ये। तो अगला इसका हम देखें तो अगर आपको बताएं कि लिखित अभिलेख में से, ठीक है, संकेत मिला है कि रॉबर्ट बायल ने लोहे और अम्ल के साथ प्रयोग करते हुए 1671 की शुरुआत में हाइड्रोजन गैस का उत्पादन किया था। हाइड्रोजन गैस का पहली बार जो है 1766 ईस्वी में हेनरी कैम्बेडिश द्वारा एक अलग तत्व के रूप में मान्यता दी गई। एक एकल प्रोटॉन और एक एकल इलेक्ट्रॉन से बना हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे तरल और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कानून या सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? तो ये हो जाएगा ये थर्ड वाला। ठीक, अगर हम बात करें तो एवोगाद्रो का नियम जो होता है, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। बायल का नियम क्या कहता है? गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध। तो अगर हम बात करें कि पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक साथ एक परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन अवस्था पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में एक परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक साथ 4 क्वांटम संख्याओं का एक ही सेट नहीं रख सकते। हुंड के नियम में कहा गया है कि एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में चक्रण बहुलता अथवा स्थायित्व अधिकतम होता है लेकिन ऊर्जा न्यूनतम होती है। फिर अगला है वो धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुई कछारी जमाव से बनते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्लेसर निक्षेप के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम बात करें कुछ खनिज घाटी के तलों और पहाड़ियों के आधार की रेत में जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। इन निक्षेपों को प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। इनमें आमतौर पर ऐसे खनिज होते हैं जो पानी से संक्षारित नहीं होते। सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम प्लेसर निक्षेपों में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के उदाहरण हैं। फिर कह रहा है दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में जो है कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो ये हो जाएगा मार्तंड वर्मा। जो है कोलाचेल की लड़ाई 1741 ईस्वी में त्रावणकोर यानी डच के युद्ध के दौरान भारतीय रियासत त्रावणकोर और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। त्रावणकोर द्वारा डचों की हार को एशिया की यूरोपीय सैन्य प्रौद्योगिकी और रणनीति पर एक संगठित शक्ति का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। मुगल वंश के पहले सम्राट ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में पहली आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका नाम है बाबरनामा। बाबर ने अपने पिता
की ओर से तैमूर का वंशज और माँ की ओर से चंगेज़ खान का वंशज था। उसने अपनी जीवनी यानी बाबरनामा लिखी है, जिसे तुजूक के बाबरी के नाम से जाना जाता है। बाबरनामा को इस्लामी साहित्य में पहली वास्तविक आत्मकथा भी कहा जाता है। बाबरनामा जो है चगताई तुर्किक में लिखा गया था, जो बाबर की मातृभाषा थी। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो जहांगीरनामा या तुजूक ए जहांगीरी फारसी में लिखी गई। फिर अगला है कि राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जीवक। जो है जीवक बुद्ध की भारतीय राजा बिम्बिसार के निजी चिकित्सक थे। वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजगृह में वर्तमान राजगीर में रहते थे। कभी कभी उन्हें मेडिसिन किंग के रूप में वर्णित किया जाता है। उन्होंने ऐसे समय में विभिन्न रोगों को प्रभावी ढंग से ठीक करने के लिए आयुर्वेद में परिकल्पित पंचकर्म चिकित्सा का इस्तेमाल किया। जब रोगियों के इलाज के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे, वे महान ऋषि आत्रेय के शिष्य थे। अगला है कि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा सेकंड। इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। आमार सोनार बांग्ला एक गीत है जिसकी रचना 1905 ईस्वी में की गई थी। इसे 1972 में बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान बनाया। इसकी रचना रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी। उनकी पहली कविता जो थी वो भानु सिंधु सनलायन थी। उन्होंने गीतांजलि की रचना की थी। वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले में प्रथम गैर यूरोपीय थे। अगला है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित किस देश में स्थित हैं। तो ये स्थित है यूनाइटेड किंगडम में। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में एक जो है कॉलेजिएट अनुसंधान विश्वविद्यालय है। ये अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये जो है बोलोग्ना विश्वविद्यालय के बाद निरंतर संचालन में दुनिया का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है वो यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज में एक जो है कॉलेजिएट पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। 1209 में स्थापित और राजा हेनरी थर्ड ने 1231 में एक शाही चार्टर प्रदान किया। कैम्ब्रिज अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और दुनिया का चौथा सबसे पुराना कार्यरत विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि एवं भाषा है। तो यह है ब्राह्मी प्राकृत। मौर्यकालीन अभिलेख ब्राह्मी प्राकृत तथा अरामाइक लिपि में प्राप्त होते हैं, लेकिन बिहार में यह सिर्फ ब्राह्मी एवं प्राकृत भाषा में मिले हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेंडू व्यू पॉइंट और अटूकाद झरना मिलेंगे। तो ये मन्नार, ठीक है। मन्नार में अटूकाद झरना सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। इडुक्की जिले में मुन्नार और पल्लीवासल के बीच स्थित है। मन्नार में 38 किलोमीटर की दूरी पर मन्नार से कोच्चि राजमार्ग यानी NH49 पर प्रसिद्ध चेपारा जलप्रपात अदमिली और नेरीमंगलम के बीच स्थित है। मन्नार से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पोथमेंडू व्यू पॉइंट में एक राजसी सुंदरता जुड़ी हुई है। पोथमेंडू व्यू पॉइंट पर स्थित कॉफ़ी, चाय और इलायची के बाग प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गुलदस्ता की तरह दिखाई देता है। फिर है वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है। निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये हो जाएगा इटली। वेनिस का तैरता हुआ शहर दुनिया का सबसे असाधारण शहरों में से एक है, जो उत्तरी इटली में एड्रियाटिक सागर के सिरे पर वेनिस लैगून के बीच 118 द्वीपों पर बनाया गया था। ये जो है उत्तरी एड्रियाटिक सागर का एक प्रमुख इतालवी बंदरगाह के रूप में जो है बना हुआ है और दुनिया के सबसे पुराने पर्यटक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। 1987 में वेनिस और उसके लैगून को सामूहिक रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया। फिर है पोनमुडी भारत।
पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? तो ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। जो है पोनमुडी यानी कि गोल्डन पीक भारत में केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के पेरिंगमाला पंचायत का एक हिल स्टेशन है। ये शिखर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है जो अरब सागर के समानांतर चलता है। इसे केरल का कश्मीर भी कहा जाता है और ये दक्षिण भारत में एक लोकप्रिय पर्यटक है। जो पोनमुडी के पास अन्य आकर्षणों में जो है गोल्डन वैली, पेपारा वन्यजीव अभयारण्य और अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ये हो जाएगा पर्थ। पर्थ ऑस्ट्रेलियाई राज्य पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी कि WA की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह उत्तर और पश्चिम में हिंद महासागर और दक्षिण में जो है दक्षिणी महासागर, उत्तर पूर्व में उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण सागर में जो है दक्षिण में जो है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से घिरा है। डार्विन ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी है जो तिमोर सागर पर स्थित है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन जो है ब्रिस्बेन नदी पर स्थित एक बड़ा शहर है। होबार्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियाई द्वीप पर तस्मानिया की राजधानी है और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति जो है प्राप्त है? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा तीसरा, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। अगर हम बात करें भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 161 किसी राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी कानून से संबंधित किसी भी अपराध के लिए किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति को सजा देने, दंडित करने या उसे कम करने का अधिकार देता है, जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। अनुच्छेद 161 की परिधि जो है वो 142 की तुलना में बहुत व्यापक है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति और अनुच्छेद 61 के तहत राज्य के राज्यपाल के पास क्षमा, दमन, पुनर्विचार आदि देने के लिए निरपेक्ष और अनपेक्षित शक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में स्थापित किस वंश को प्रीतहंता वंश कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश को प्रीतहंता वंश के रूप में जाना जाता है। इस वंश की स्थापना जो है 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा की गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जहां उनकी 492 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो ये हो जाएगा थर्ड, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। अनुच्छेद 300A कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून के अधिकार द्वारा अपनी संपत्ति बचाने से वंचित नहीं रहेगा। इसलिए यह अनुच्छेद राज्य द्वारा हस्तक्षेप से एक व्यक्ति की संपत्ति रक्षा करता है। किसी व्यक्ति को तब तक उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हो। संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है और अब अनुच्छेद 300A में मौजूद है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, 329 निम्नलिखित 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो ये हो जाएगा चुनाव। देखो, अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव और चुनावी सुधारों से संबंधित है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग में निहित होने वाले चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है। अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर शामिल करने या विशेष मतदाता सूची में शामिल करने का दावा जो है करने के लिए आयोग नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क लोगों के मताधिकार के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 327 विधान सभा के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 328 राज्य के विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।
अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों से संबंधित अदालतों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं करने का प्रावधान करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन BRO ने जो है, एक सेकंड, BRO ने जो है उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लद्दाख। देखो सीड़ा जो बात करें, जो सीमा सड़क संगठन उसको बोलते हैं BRO ने जो है पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर संचालन योग्य सड़क का निर्माण किया। ये जो है उमलिंगला दर्रे पर 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क है और इसका निर्माण जो है 19,300 फीट की ऊंचाई पर किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है। यह मकबरा बिहार के एक पठान सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। 13 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर के किले में एक आकस्मिक बारूद विस्फोट में उसकी मृत्यु हो गई। यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था और 1540 और 1545 के बीच बनाया गया। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह मकबरा 122 फीट ऊंचा एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है, जो लगभग चौकोर है। यह भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण। जल चक्र, जिसे जल विज्ञान चक्र भी कहा जाता है, वह चक्र जिसमें पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में पानी का निरंतर संचलन करती है। जल चक्र में शामिल कई प्रक्रियाओं में से सबसे महत्वपूर्ण वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षा और अपवाह है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा क्लोरीनीकरण। जल शोधन यानी कि अवांछनीय रसायन, जैविक प्रदूषण, निलंबित ठोस पदार्थों और गैसों को पानी से निकालने की प्रक्रिया है। क्लोरीनीकरण कई तरीकों में से एक है जिसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जा सकता है। यह एक रासायनिक कीटाणु शोधन विधि है जो पीने योग्य पानी के स्रोत के ऑक्सीकरण और कीटाणु शोधन के लिए विभिन्न प्रकार के क्लोरीन या क्लोरीन युक्त पदार्थों का उपयोग करती है। क्लोरीन की खोज पहली बार स्वीडन में 1774 ईस्वी में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि जुड़वा बच्चों में काफ़ी समानता होने के बावजूद उनमें एक चीज़ का अंतर होता है। तो इसमें से अंगूठे के निशान का। सभी व्यक्तियों, जुड़वे या भिन्न के अंगूठे का निशान अलग अलग भिन्न होता है। यह प्रकृति प्रदत्त करिश्मा है कि किन्हीं दो व्यक्तियों के अंगूठे या अंगुलियों का निशान एक समान नहीं होता। इसी आधार पर बायोमेट्रिक एंट्रेंस प्रणाली और आधार कार्ड प्रक्रिया संपन्न हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है कि गेहूं को आमतौर पर भूरे रंग की बोरी में रखा जाता है। यह बोरी जो है पौधे तंतु जूट से बनती है। देखो, जूट पादप रेशा है जिसमें बोरियां बनाई जाती हैं। जूट पटसन से बनता है। सन को रेशा ही कहते हैं। पटसन को काटकर जल में 3-4 दिन तक रखकर सुखाने के उपरांत उसके वर्ज्य मतलब जो ऊपर की छाल, वर्ज्य पदार्थ अलग हो जाते हैं और शुद्ध रेशे प्राप्त होने लगते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ष का लघुत्तम दिन कौन सा होता है। तो ये हो जाएगा
फर्स्ट ऑप्शन 21 दिसंबर। अगर हम बात करें वर्ष का सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर का होता है। सूर्य के कर्क राशि से मकर राशि में पहुंचने से दिन बड़ा होने लगता है। मकर संक्रांति जो है 14 जनवरी से दिन जो है प्रायः बड़ा मालूम होने लगता है। दिसंबर 21 तक सूर्य कर्क राशि में होता है। फिर है खुशी एवं यशिका सहेलियां हैं। खुशी विटामिन सी देने वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाती है तथा यशिका पिज्जा, समोसे, केक और तले आलू बहुत खाती है। उन्हें निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारियां होने की संभावना है? तो ये हो जाएगा स्कर्वी और मोटापा। ठीक, देखो पिज्ज़ा, समोसा और केक खाने से, ठीक, पिज्ज़ा, समोसा और केक खाने से मोटापा और स्कर्वी के खतरे पैदा होते हैं। अगर हम बात करें इन पदार्थ की इनमें जो होता है अधिक चिकनाई युक्त एवं कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं। तली भुनी मसालेदार होने के कारण भी फैट की अधिकता मोटापे का परिणाम होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि गुलाब एवं मेहंदी किस प्रकार के पौधे हैं? तो ये हो जाएगा झाड़ी। देखो गुलाब और मेहंदी झाड़ीदार पौधे हैं। जमीन से 12 फीट ऊंचे पौधों को झाड़ी की संज्ञा दी जाती है। गुलाब का पौधा कंटीला होता है और फूलदार होने के कारण उपयोगी है। मेहंदी प्राकृतिक जो है सुर्ख लाल रंग का होता है जिसका सांस्कृतिक उपयोग जो है सर्वविदित है। अगला है कि पैराशूट तथा पहला हवाई गुब्बारा एक ही वर्ष में किस देश में पहली बार बनाए गए थे? तो ये हो जाएगा फ्रांस। एजी गानेरिन द्वारा पैराशूट 1797 में और पहला हवाई गुब्बारा बना था वो 1783 में। एक ही वर्ष में, मतलब एक देश फ्रांस में बनाए गए थे। तो मतलब एजी गानेरिन द्वारा जो है पैराशूट 1797 और पहला हवाई गुब्बारा 1783 ईस्वी में। एक ही वर्ष एक देश फ्रांस ने बनाए थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस त्यौहार पर भगवान लक्ष्मी जी की पूजा होती है जिन्हें धन संपत्ति को देने वाला माना जाता है? तो ये हो जाएगा दिवाली। ठीक, दीपावली के अवसर पर धन देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। धन ऐश्वर्यों की देवी लक्ष्मी श्री देवी हैं। दीपावली प्रकाश पर्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त कर लौटे थे। लक्ष्मी पूजा के पश्चात मिठाइयों का वितरण प्रसाद के तौर पर करना सभी खुशियों का परिचायक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? केला जो है अगर बात करें विटामिन वसा में घुलनशील एक विटामिन है जो जिगर में जमा होता है। विटामिन ए स्वस्थ दांत, कंकाल और नरम ऊतक, बलगम झिल्ली और त्वचा को बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। इसे रेटिनॉल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह आँख के रेटिना में पिगमेंट का उत्पादन करता है। केले कई विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत है, विशेष रूप से पोटेशियम, विटामिन B6 और विटामिन C1। अगला क्वेश्चन है कि माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा एक रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? तो ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। अगर हम बात करें माचिस की तिल्ली में बहुत सारी रासायनिक ऊर्जा जमा रहती है। जब माचिस की डिब्बी की सतह से माचिस की तिल्ली टकराती है तो यह जलती है और इसमें निहित रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करती है। फिर है अगला वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। वाष्पीकरण की दर कणों के प्रकार पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि यह पूरी तरह से तरल के सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। अगर सतह का क्षेत्र बड़ा होगा तो वाष्पीकरण भी अधिकतम होगा। वाष्पीकरण हवा की गति पर भी निर्भर करता है।
अगर हवा अधिक गति से बह रही है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता के मामले में समान सिद्धांत लागू होता है। आर्द्रता वाष्पीकरण को कम कर देती है। फिर प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा जो है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है जो बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। देखो, जो वल्कनित यानी कि वल्केनाइज्ड रबर एक संश्लेषित यानी मानव निर्मित बहुलक है, जबकि पेक्टिन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। रबर प्रकृति में पाया जा सकता है और कई प्रकार के पेड़ों से लेटेक्स यानी कि दूधिया तरल के रूप में निकाला जा सकता है। सिंथेटिक रबर को आइसोप्रीन सहित विभिन्न मोनोमर्स के बहुलकीकरण से बनाया जाता है। प्राकृतिक रबर को इसकी उच्च लोचकता के कारण इलास्टोमर्स यानी कि हाइड्रोकार्बन बहुलक के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो कैल्शियम कार्बोनेट व्यापक रूप से उपलब्ध एक प्राकृतिक अकार्बनिक यौगिक है जिसे चूना पत्थर, चाक या संगमरमर के रूप में जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट, जिसे वाशिंग सोडा, सोडा ऐश और सोडा क्रिस्टल के रूप में भी जाना जाता है। कार्बोनिक एसिड का पानी में घुलनशील सोडियम नमक है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को अक्सर टेबल नमक, सामान्य नमक या शीर्ष नमक के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चूना पत्थर। अगला है कि अवट्टु थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? तो ये हो जाएगा जो है, इसका हो जाएगा आयोडीन। ठीक, एक आवश्यक खनिज जो आयोडीन का उपयोग थायराइड ग्रंथि द्वारा थायराइड हार्मोन बनाने के लिए किया जाता है, जो शरीर में विकास सहित कई कार्यों को नियंत्रित करते हैं। जब आयोडीन का सेवन अपर्याप्त होता है तो शरीर पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो है मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें जो है एंजियोस्पर्म जो है, क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। ठीक, जो मैग्नोलियोफाइटा फूल वाले पौधे को एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। एंजियोस्पर्म संवहनी पौधे को कहते हैं जिनमें तना, जड़ें और पत्तियां होती हैं। ये ऐसे पौधे हैं जो फूल उत्पन्न करते हैं और फलों में अपने बीज धारण करते हैं। फिर है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग 20% की वृद्धि करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अप्रैल 1956 से मार्च 1961 तक की अवधि शामिल है। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यह योजना समाजवादी मॉडल पर आधारित, जिसका उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय आय में जो है 25% की वृद्धि करना था, लेकिन केवल 20% का ही लक्ष्य प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय में केवल 8% की वृद्धि हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील संयंत्रों का निर्माण किया गया। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? तो ये हो जाएगा पेलाग्रा। पेलाग्रा के मुख्य लक्षण जो होते हैं वो होता है त्वचा शोथ यानी कि हेर्मेटाइटिस, मनोभ्रंश यानी कि डिमेंशिया और दस्त यानी डायरिया। नियासिन की कमी से होने वाले इस रोग के अन्य लक्षणों में
जो है प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, सूजन, जीभ में सूजन और लालिमा, ठीक से सो न पाना, गति भंग, हृदय का आकार बढ़ना आदि शामिल हो सकते हैं। बहुत की कम मात्रा में नियासिन जो है वो विटामिन B3 का भोजन में समावेश पेलाग्रा के कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 12 वर्ष की आयु में जो है 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था। पहला मुगल सम्राट बाबर 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा जब वो केवल 12 वर्ष का था। मंगोल शासकों के एक अन्य समूह के आक्रमण के कारण उसे अपना पैतृक सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1526 में बाबर ने लोदी शासक इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत की प्रथम लड़ाई जीती। इसके पश्चात उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उत्तर भारत के सबसे महान राजवंश मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो ये हो जाएगा यकृत। पित्त रस लीवर द्वारा स्रावित होता है जो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त नलिकाएं अग्न्याशय के माध्यम से यकृत और पित्ताशय की थैली से पित्त ले जाती है। पित्त की एक बड़ी मात्रा को तब छोटी आंत के ग्रहणी में छोड़ा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और ये निम्नलिखित में किसका वहन करता है? तो ये हो जाएगा किसका? ऑक्सीजन। लाल रक्त कोशिकाओं या एरिथ्रोसाइट्स का मुख्य काम फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक और कार्बन डाइऑक्साइड को अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऊतकों से दूर और फेफड़ों में वापस ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन जो HgB लाल रक्त कोशिकाओं में एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाता है। अगला है लंगर यानी कि सामूहिक भोज में शामिल होने के लिए कहाँ जाना होगा? तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गुरुद्वारा। लंगर सार्वजनिक भोजन परंपरा का पर्याय है जो सिख धर्म की एक अग्रणी पहचान है। लंगर में धनी गरीब ऊंच नीच सकलांग विकलांग सभी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। ये पवित्र परंपरा जाति धर्म पंथ क्षेत्र लिंग भाषा के बंधनों से परे है। लंगर के भोजन जो है भी शाकाहारी एवं स्वादिष्ट होते हैं। अगला है मनुष्य के लिए जो है पानी पीना अत्यावश्यक है क्योंकि जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। इससे भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। अपाच्य भोजन तथा बिना पचा हुआ भोजन बाहर फेंकने में सहायक होता है। पसीने के कारण निकले पानी की पूर्ति के लिए ये क्या हो जाए? मनुष्य के लिए पानी पीना अत्यावश्यक है क्योंकि इतनी चीज़ें, ठीक है। अगर हम बात करें मनुष्य के लिए पानी पीना अनिवार्य है क्योंकि जल से खून बनने पाचन और उत्सर्जन क्रिया सम्यक रूप से संपन्न होती है। जल से भोजन या अंतर्ग्रहण अवशोषण पाचन एवं स्वांगीकरण सुनिश्चित होता है। जल ऊर्जाकारी है जिसमें काम करने की शक्ति मिलती है, इसलिए जल ही जीवन कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान को गाने का सही समय है? तो ये हो जाएगा 52 सेकंड। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान जो है जन गण मन के नाम से विख्यात है। राष्ट्रगान एक प्रतीकात्मक गान है जिसमें राष्ट्रीय चेतना की जो है अभिव्यक्ति साकार होती है। यह हिंदी से रचित है। गाने की एक जो सुनिश्चित लय धुन है, लयबद्धता लाने में लगा समय जो है वो है 52 सेकंड। अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन कि जलती मोमबत्ती पर एक गिलास यानी कि कांच का रख देने से मोमबत्ती बुझ जाती है क्योंकि इससे पता चलता है कि जलने के लिए हवा यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, अतः जलती मोमबत्ती पर कांच का गिलास रखने से यह ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। कांच विद्युत का कुचालक है। कांच एवं शीशे के हवा का आवागमन भी नहीं होता।
अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ये हो जाएगा जो है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सूरज। देखो सूर्य प्रकाश विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य प्रकाश से विटामिन डी सूर्योदय से प्रातः काल तक प्रचुर मात्रा में मिलता है। सूर्य प्रकाश अपने आप में औषधि है, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और चेहरा कांतिमय होता है। मन मस्तिष्क जो है ऊर्जा से भर जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरा स्वर्ण किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा क्या, वनों को। देखो वनों को ग्रीन गोल्ड कहते हैं क्योंकि पेड़ों वनों से अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ है, जैसे वन उत्पाद के तौर पर महंगे मसाले, कीमती जड़ी बूटियाँ, इमारती लकड़ियाँ, गृह निर्माण सामग्री, वन्य जीवों के आवास एवं आहार सब कुछ मिलते हैं। वनों से जो है वर्षा सुनिश्चित होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक अस्पताल को कांच की बोतलें, कांच के सिरिंज आदि को किस रंग के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। तो ये हो जाएगा, इसको फेंकना चाहिए नीले रंग के। मेडिकल वेस्ट जैसे कांच की बोतलें, सिरिंज आदि को नीले रंग वाले कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर उक्त पदार्थ जो है डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए इनका निस्तारण विशेष जगहों पर विशेष ढंग से किया जाता है। रंग पहचान एवं प्रतीक स्वरूप होते हैं, जिससे जो है विशेष वस्तुओं का वर्गीकरण संभव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है। तो ये हो जाएगा जो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जो भारत की औसत साक्षरता दर 72.98 से कम है। साथ ही बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5% है। बिहार में शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर 76.86% थी, जिसमें पुरुष 82.56% साक्षर थे, जबकि महिला साक्षरता जो है वो 70.49% थी। इसी प्रकार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर जो है 59.78% थी, जिसमें से पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर जो है क्रमशः 69.67% और 49% थी। अगला क्वेश्चन है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो ये हो जाएगा नालंदा, थर्ड हो जाएगा नालंदा, मुंगेर और पटना। ठीक, ये हो जाएगा। अगर हम बात करें पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो वर्तमान में बढ़कर 15.3% हो गया। वर्ष 2011 में बिहार में देश की कुल शहरी आबादी का केवल 3.1% था। राज्य सरकार ने आशा व्यक्त की है कि शहरी अर्थव्यवस्था के उच्च दर से बढ़ने की स्थिति को देखते हुए अगले दशक में बिहार में शहरीकरण का स्तर बहुत अधिक होगा। बिहार के जिलों में आर्थिक असमानता की तरह सर्वेक्षण में भी शहरीकरण में भारी असमानता की ओर इशारा किया गया है। पटना जिले में शहरीकरण का उच्चतम स्तर 44.3% है। इसके अलावा केवल 2 जिलों मुंगेर 28.3% और नालंदा में 26.2% में 25% से अधिक शहरीकरण है। अगला क्वेश्चन है कि वो विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो ये हो जाएगा सभी के लिए वायु मार्ग। देखो बजट के सुशासन के तहत जो आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। निश्चय 1 युवा शक्ति बिहार की प्रगति, निश्चय 2 जो है वो मजबूत महिला, सक्षम महिला, निश्चय 3 जो है हर खेत में सिंचाई का पानी, निश्चय 4 जो है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, निश्चय 5 जो है स्वच्छ शहर विकसित शहर, निश्चय 6 जो है आसान कनेक्टिविटी, निश्चय 7 जो है सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को ये पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 1000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा हो जाए, फिर हम नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए। तो इसको अगर आपके कोई भाई बहन हो या कोई हित मित्र दोस्त कोई भी हो, पटेदार भी हो, तो उसे भी ये वीडियो सेंड करिए। तो मेरे लिए अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत।